हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप अल्फॉन बाय नवीन सिंह के इस मंच से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत है। जैसा कि ज्ञात है कि एक बार पुनः कुछ अंतराल के पश्चात बिहार बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक का एग्जाम के पैटर्न को आधार बनाकर जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है उसको एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो पहला प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से, पहला 2 4 10 प्रश्न लगातार करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इस प्रकार वैश्विक उष्णता बढ़ती जा रही है और बढ़ता हुआ टेम्परेचर पूरे सृष्टि को या पूरे पृथ्वी के जीवन के लिए बेहद ही नुकसानदायक हो सकता है और होता जा रहा है। इस प्रकार से पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का अत्यधिक उत्सर्जन किया जा रहा है, वो समस्या पैदा कर रहा है और आगे भविष्य में और पैदा करेगा। तो उसके लिए भारत और फ्रांस ने मिलकर एक ऐसा उपग्रह छोड़ा है जो पूरे वातावरण का वो अवलोकन करेगा, उसके बारे में बतलाएगा कहाँ पर क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, कहाँ पेड़ पौधे कम है, कहाँ पर जो है क्या गड़बड़ी है जिसके चलते तापमान में वृद्धि हो रही है, उसकी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएगा। हाल ही में किस राज्य में के दो वेटलैंड, वेटलैंड क्या होती है, वेटलैंड या रामसर साइट 1971 में ईरान का एक जगह है, जगह का नाम क्या है, ईरान में एक जगह है रामसर, जहां सम्मेलन हुआ कि जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए विश्व को मरुस्थल में परिणत होने से रोकने के लिए जो प्राकृतिक रूप से आर्द्र क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से जो दलदली क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से जो जल जमाव का क्षेत्र है या कृत्रिम तौर पर जहां जल जमाव का प्रावधान है, उसको सुरक्षित रखने, उसको संरक्षण देना इस सृष्टि के लिए आवश्यक है, पृथ्वी के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए बिहार का दो क्षेत्र कौन कौन है, दोनों है जमुई जिला में, दोनों है बिहार के जमुई जिला का क्षेत्र है, एक है नागा और एक है नकटी, दोनों पक्षी अभ्यारण्य भी है। और वहां जो बांध बनाया गया है तो पर्वतों और पठारों के बीच वह एक विशाल क्षेत्र है जहां जल का जमाव होता है और जल के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कुछ वहां के स्थानीय, कुछ बाहर के जीव आकर के वहां पर रहते हैं, पक्षी पक्षी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जलीय जीव वहां पर प्रचुर मात्रा में उसका प्राकृतिक निवास के क्षेत्र में हो गया है। तो बिहार का दो क्षेत्र है। अब तक भारत में कुल 82 रामसर स्थल हो गए हैं, उसमें बिहार का पहला था कांवर झील और अभी जमुई जिला का नागा और नकटी जो है ये जल क्षेत्र को रखा गया है रामसर स्थल में। विद्यार्थीगण, आपका चैट पूरी तरह शून्य पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको भी एक्टिव करें। तो यकीनन तौर पर कार्लेस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में 4 प्रतियोगिता होती है। सबसे पहली जो प्रतियोगिता होती है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा जो होता है वो होता है अमेरिकी ओपन, चौथा जो होता है अमेरिकी ओपन। तो 4 ओपन को ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहते हैं। आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि जो अभी आपने T20 क्रिकेट विश्व कप जीता, कितना पूरी टीम को पुरस्कार राशि मिला, उतना से अधिक पुरस्कार राशि जो है अकेले फ्रेंच ओपन विजेता को मिलती है। एक फ्रेंच ओपन विजेता जो है अकेले उतनी राशि प्राप्त किए, विजेता उससे अधिक जितना कि T20 में भारतीय टीम को मिला। लगभग भारतीय टीम को 20 करोड़ रुपया मिला, तो वहाँ 21 करोड़ से कुछ अधिक राशि मिलती है इसके विजेता को। तो वो कहाँ के हैं, वो स्पेन के हैं। और महिला महिला खिलाड़ी कहाँ की है, तो पोलैंड की, पोलैंड की महिला खिलाड़ी जो कि इस खिताब को जीती, स्पेन का पुरुष खिलाड़ी और पोलैंड की महिला खिलाड़ी, और महिला खिलाड़ी का नाम है ईगा स्वीटेक, ईगा स्वी
एक जो है ये महिला खिलाड़ी हैं, तो पुरुष और महिला खिलाड़ी दोनों विजेता से आप भली भांति परिचित हो चले। फिनलैंड के तुर्क में पाबो नुरमी गेम्स 2024 में, अब चलिए नीरज चोपड़ा संयुक्त लगातार जो है हर जगह पिछले ओलंपिक से लगातार स्वर्ण पदक जीत रहे थे। दुर्भाग्य रहा इस बार सबसे अच्छी या सबसे अधिक दूर भाला फेंकने के बावजूद भी वो दूसरे स्थान को प्राप्त किए और नीरज चोपड़ा भी जो है पेरिस ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए। तो ये तो चलिए कभी कभी वक्त होता है, अधिक तेज फेंकने पर भी उन्हें प्राप्त हुआ। चंद्रबाबू नायडू पहली बार जो है 1995 में सत्ता को प्राप्त किए थे और अभी जो है चौथी बार आंध्र प्रदेश में, पहला बार वो लगातार 9 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद दूसरा बार 5 वर्ष और फिर 5 वर्ष के लिए, तो यदि कार्यकाल पूरा करते हैं तो 19 वर्ष उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और आंध्र प्रदेश में विभाजन के बाद वो दूसरा बार वहाँ का मुख्यमंत्री के पद का अखिलेश कुमार यादव जी और बाबू कुमार दोनों का उत्तर। चलिए पहले तो किसका उत्तर दिए तो हमको पता है नहीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स होता है, जो सूचकांक होता है, वो कौन जारी करता है? सबसे पहले तो इसको देखिए, जारी कौन करता है? वो जारी करता है एक संस्था जिसका नाम है विदाउट बॉर्डर्स, है ना। वो जारी करता है। भारत का स्थान पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा और पीछे चला गया है। भारत का स्थान 159वां है, जबकि पहला नंबर पर कौन है? नॉर्वे। पहला नंबर पर है नॉर्वे, दूसरा नंबर पर है डेनमार्क। और हकीकत में जो मुझे लगता है, चलिए भारत में प्रेस पर दबाव जो भी हो तो जो काम करते हैं वो बताएंगे, लेकिन भारत का प्रेस जो है निष्पक्ष है नहीं। एक पक्ष है जो सरकार के केवल फेवर में बात करते हैं और दूसरा पक्ष है जो सरकार के केवल विरोध में बोलता है। न ही विरोध और न ही निष्पक्षता कहीं नहीं है। एक चाहे काम कितना भी बेहतर करें, विरोध की ही बातें होगी। एक चाहे कितना भी अच्छा खराब करें, अच्छा की बात ही होगी। निष्पक्ष पत्रकारिता भारत में गिने चुने अपवाद ही हो सकते हैं। तो पत्रकारिता में जब तक निष्पक्षता नहीं आएगी, जब आप राजनीतिक आधार पर उसके सरकार के पक्ष और विपक्ष की काम करेंगे, पत्रकारिता का आवरण ओढ़कर, तो सरकार भी राजनीतिक लाभ आधार पर वो काम करेगी। पत्रकारिता को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन दो पक्ष हैं, निष्पक्ष तो है ही नहीं। तटस्थता भारतीय पत्रकार में है नहीं। कब से चालू? ज़्यादा नहीं विद्यार्थीगण, बस अभी 4-5 क्वेश्चन हुआ है, लगभग जो है सो कितना 4-5 मिनट पहले शुरू हुआ है। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श जो है वो पेंशन से जुड़ा हुआ है। तो पेंशन किसको मिलती है? रक्षा मंत्रालय में जो पेंशन से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए किए, राष्ट्र जीवन अपनी युवावस्था राष्ट्र को समर्पित कर दिए, उनको पेंशन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसके लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा पेंशन प्रशासन प्रणाली में पारदर्शिता लाने, ट्रांसपेरेंसी लाने, उनको तमाम को जो है वन रैंक वन वेतन, वो क्या है, वन रैंक वन पेंशन के तहत हर प्रकार की सुविधा देने के लिए स्पर्श के नाम से योजना का शुरुआत रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर? आर्मेनिया। आर्टेमिस समझौता ये नासा से संबंधित है। ये जो है अमेरिकी संस्था नासा से संबंधित है। भारत भी इसका सदस्य देश में शामिल है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और विभिन्न प्रकार के अन्य जानकारियां को साझा करने के लिए, एक दूसरे को उसके बारे में तमाम प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए इस समझौता पर, यह मूलतः नासा से जुड़ा हुआ, कहीं न कहीं अमेरिका जो है अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए इसकी किया है। मोबाइल ऐप सारथी 2 जो है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जिसकी स्थापना 1988 में हुई, सेबी की स्थापना 1988 में हुई। यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ सबसे बड़ी नियामक संस्था है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका उद्देश्य है कि जो व्यक्तिगत रूप से
निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में पूंजी बाजार में निवेश करते हैं, उनको तमाम प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो उनके निवेश के लिए, बेहतर निवेश के लिए उपयोगी हो सकता है, तो उनका सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ताकि विभिन्न कंपनियां की बाजार स्थिति क्या है, कहाँ निवेश कर सकते हैं, कहाँ निवेश से उनको तुलनात्मक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, उससे संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां उपलब्ध इसके माध्यम से कराया जाएगा। सेबी एक वैधानिक संस्था है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। और गृह मंत्रालय तो भारत सरकार का एक मंत्रालय है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, अभी वर्तमान में चुनाव जो हुआ 2024 में जो चुनाव हुआ वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। इसकी पहली बैठक जो है 24 जून 2024 को हुई। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष अर्थात 24 मई 2024 से 24 मई 2029 तक लोकसभा का कार्यकाल होगा। मई 2029 के पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो लोकसभा अपनी पहली बैठक से अगले 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। इसकी पहली बैठक हुई 24 जून 2024 को, जिसमें माहताब भर्तहरी जो है प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे, और इन्होंने अनुच्छेद 99 के आधार पर लोकसभा के शेष सभी नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाए। उसके पश्चात ओम बिरला जो है अध्यक्ष चुने गए। विद्यार्थीगण उत्तर दें। अखिलेश जी, बबलू, गुड्डी क्या है, गुड्डी नीरज, गुड्डी नाज क्या है, उत्तर दें। आप लोग तो उत्तर दे ही नहीं रहे हैं। T20 में एक मैच के चारों ओवर में मेडन फेंकने वाला खिलाड़ी कहाँ का था? न्यूजीलैंड का था। कहाँ का था? तो न्यूजीलैंड का था। अभी T20 विश्व कप जो संपन्न हुआ अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह में, तो न्यूजीलैंड का था नंबर 1। दूसरा जो है वो किसके खिलाफ? तो पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ उसने 4 ओवर फेंका, चारों का चारों मेडन ओवर था। तो कौन था? लॉकी फार्गूसन, जो कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था। तो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 4 ओवर फेंका। T20 में एक बॉलर 4 ओवर ही फेंक सकता है, तो चारों का चारों उसका मेडन ओवर था। तो थे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, जिसका नाम है लॉकी फार्गूसन। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख बनाए गए हैं उपेंद्र त्रिवेदी। तीनों सेना के अलग अलग एकक सेनाध्यक्ष होते हैं, इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और स्वयं राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेना के प्रधान सेनापति होते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में 2024 में कुल कितनी महिला है? मंत्रिमंडल में 91वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में ये निर्धारित किया गया कि मंत्रिमंडल शब्द नहीं होनी, जब हम मंत्री परिषद होनी चाहिए थी। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या निम्न सदन अर्थात लोकसभा का कितना होनी चाहिए? अधिकतम 15% हो सकता है। अधिकतम मंत्री की संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पर पहला शब्द जो है ये मंत्रिमंडल व्यवहार में गलत शब्द है विद्यार्थीगण। यहाँ पर शब्द होना चाहिए था मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा को बोलते हैं राज्य मंत्री, या राजमंत्री का स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं उपमंत्री। तो मंत्री होता है 3 प्रकार का।
सभी को कहते हैं मंत्री परिषद, और केवल कैबिनेट मंत्री के समूह को बोलते हैं मंत्रिमंडल। यहाँ वास्तविक तौर पर शब्द होना चाहिए था मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल तो केवल और केवल कैबिनेट मंत्री को बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद में जो उत्तर है आपका सात, सात है, सात मंत्री हैं। उसमें उस सात मंत्री में कौन कौन है? चलिए, एक तो आपका वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं। एग्जाम जो है विद्यार्थीगण दशहरा के बाद अर्थात अक्टूबर नवंबर में के बाद जो है, मैंने छठ के बाद कर सकते हैं, माने इसी वर्ष नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। नवंबर से दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। तो आपके निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं, तो वो सबसे चलिए महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। इसके अलावा देखिए आपका जो है अनुप्रिया पटेल, लगातार तीसरी बार वो मंत्री परिषद में शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल ये उत्तर प्रदेश से हैं। झारखंड से चुनाव जीती हुई अन्नपूर्णा देवी, इन्हें भी मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। तो अन्य जो है चलिए नाम उसमें कितना, तो इसमें मूलतः ये तीन, चलिए बिहार उत्तर प्रदेश से और एक वित्त मंत्री। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि? अब देखो 21 मई तारीख भी दिया हुआ है। आतंकवाद, किनकी हत्या आतंकवादियों ने किया था? तो वो था राजीव गांधी की हत्या आतंकवादियों के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी की हत्या जो है आतंकवादी नहीं बल्कि उसके अलगाववादी कर सकते हैं, क्योंकि उनका हत्या तो आतंकवादी अलगाव, उनका तो हत्या जो है उनका बॉडीगार्ड के द्वारा किया गया था जो अलगाववाद से प्रेरित था। ये था आपके राजीव गांधी के जन्म मृत्यु तिथि को, पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाते हैं सुशासन दिवस। इनके जन्म दिवस को क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाते हैं। और इंदिरा गांधी के जन्म दिवस को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। इंदिरा गांधी में कट ऑफ 68 में कितना जाने का? अब ये देखिए, इसके बारे में आपको नवीन सर, जो प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसके कट ऑफ के बारे में वीडियो जारी किया था और उन्हें इस बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, जानकारी रखते हैं उसके बारे में। उनका वीडियो देखें, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी समस्या जो है सो समाधान हो जाएगा। सर टेस्ट ऑनलाइन कैसे देंगे सर जी? ऑनलाइन टेस्ट जो है सो आपको उसका कुछ है व्यवस्था, तो हम ज़्यादा तकनीक के बारे में नहीं जानते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आपका कुछ यहाँ फी जमा करना होगा, उसके बाद मोबाइल पर आपका क्वेश्चन चला जाएगा जहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं। उसकी सिस्टम है। आप कैसे है, थोड़ा सा आप यहाँ का जो ऑफिशियल नंबर है उससे बात कर ले तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या है? 2024 का जो थीम है मीडिया फॉर ट्रूथ गार्डिंग, और यही लगता है फाइटिंग फेक न्यूज। चलिए, जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और फाइटिंग, चलिए यही आपका है जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी फाइटिंग फेक न्यूज। क्योंकि हमें सही न्यूज चाहिए, सही सूचना चाहिए। लोकतंत्र के लिए सूचना का अधिकार भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। मैंने उसकी पहले चर्चा किया कि दुर्भाग्य है कि भारत में जो प्रेस है वहाँ निष्पक्षता का नितांत अभाव है। बड़ा ही मुश्किल होगा किसी ऐसे पत्रकार का नाम लेना जो निष्पक्षता के साथ काम करते हों। एक सत्ता का घूर विरोधी है, एक सत्ता का घूर पक्षधर है। निष्पक्षता हमारे देश में दिखती ही नहीं है। नंबर दे देंगे सर? नंबर तो जो है सो, एक मिनट बाबू, नंबर चलो नंबर देखो, ठीक है। मोबाइल एडमिशन एंड इंक्वायरी नंबर जो है तो क्वेश्चन पर दिया हुआ है वह है 9162 एक नंबर है। दूसरा नंबर है 706173
735556। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8। ये 2 नंबर है। इस नंबर को आप नोट करके उस पर बात करें। उम्मीद है कि आपकी समस्या का हल हो जाएगा। सर जीएस का क्वेश्चन बन गया, सिर्फ करेंट गलत हुआ है। चलिए बहुत बेहतर है। इतनी बेहतर यदि पकड़ है तो बड़े आसानी से आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए कोई मासिक पत्रिका जो है यदि आप पढ़ें तो जो है आपको उसका काफी लाभ मिलेगा। नहीं विद्यार्थी जी सर ए आंसर नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, हम तो बी लगा रहे हैं ना। जो हर साल का एक थीम होता है, जो थीम है वही थीम रहेगा ना। थीम तो हम लोग तय नहीं करते हैं। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिस्ट इन केस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। हाँ सही है सही है, धन्यवाद धन्यवाद। आपने इसका जो देखिए, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के सामने, यही आंसर होगा। पर्यावरण संकट के सामने, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, यही इसका हिंदी थीम है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद, किन्होंने ध्यान दिलाया। चलिए सुभाष कुमार यादव जी, धन्यवाद धन्यवाद, आपने ध्यान दिलाया। मतलब कंसेस होकर आप पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद धन्यवाद सुभाष जी। सेट में हाई लेवल का क्वेश्चन डाल दिए ज्यादा जाता है, इतना लेवल का पूछा नहीं जाए। विद्यार्थीगण जब क्वेश्चन हाई लेवल का रहेगा, अब देखिए उसमें जो हम लोग बताते हैं तो उसके लो लेवल का लेयर का बताते हैं ना। तो हाई लेयर पर जब पढ़िएगा तो लो लेयर का क्वेश्चन बड़े आसानी से हल होगा। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तवा नदी पर परियोजना बना था, तवा परियोजना, तवा नदी पर जब बांध बनाया गया था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका 9वीं क्लास का किताब का क्वेश्चन है, बिहार में भी आपको पढ़ना मिलेगा। तवा नदी पर जो बनाया गया परियोजना था, जिसके कारण वहां पर बड़े पैमाने पर जल जमाव हुआ। जल जमाव के कारण मिट्टी वहां का पानी से पूरी तरह दब चुका था। उसके लिए आंदोलन चला था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। उसके लिए आंदोलन जो चलाया गया था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया था तवा परियोजना के विरोध में। 1977 ईस्वी से 1977 ईस्वी से चलाया गया मध्य प्रदेश में। देखिए कोर्स तक ये दिया हुआ है, क्लास में जो आपका है उस पर यह क्वेश्चन तैयार किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाते हैं 7 अप्रैल 1948 को, क्योंकि WHO की स्थापना जिस तारीख को हुई थी उसी तारीख को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDRF है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2005 में की गई। और अभी NDRF जो है, जहां भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन होती है, आपदा की समस्या होती है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, तो उसमें ये से जुड़े हुए जवान जो है लोगों को काफी राहत देने का काम करते हैं। इसे दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अर्थात दक्षिणी ध्रुव अर्थात आर्कटिक, अंटार्कटिका जिसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से जानते हैं, वहां पर भारत का रिसर्च सेंटर हुआ करता था, या कह सकते हैं भारत का पहला रिसर्च सेंटर था जो बर्फ के नीचे दब गया। अभी फिलहाल तो है नहीं। तो 1983 में 1983-84 में जो है दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की गई थी। वो बर्फ के तल दब चुका है। उसके पश्चात फिलहाल वहां मैत्री के नाम से स्थापित है, जिसकी स्थापना 1988 में, और एक भारती के नाम से स्थापित किया गया है। वो कब स्थापित किया? 2012 में। ये 2 अभी भी वहां पर उपलब्ध हैं। फिर आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं। नलबल जल ऊपर चढ़े अंत नीच का नीच वाली बात हो जाती है।
एक एक बोलते हैं तो दो प्रश्न का उत्तर आता है, फिर घूम फिर करके आप लोग उत्तर देने से हाथ जोड़ देते हैं। कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? अब देखो, चिल्का क्या है? चिल्का झील है। कैसा झील है? यह एक अनूप झील है। अर्थात यह कैसा झील है? यह एक लैगून लैगून झील है, अर्थात सागर के अपरदन निक्षेपण से बनने वाला झील है, अर्थात ये खारा पानी का। अब पानी में तो बाघ नहीं रहता है, ठीक है, पानी में बाघ तैर सकता है, लेकिन बाघ का तो पानी जगह है नहीं, पानी जलीय जीव वो है नहीं। अब चिल्का झील जो है, जाहिर सी बात है चिल्का झील में बाघ कैसे रहेगा? भारत का सबसे बड़ा झील है, उड़ीसा में ये झील अवस्थित है। तो स्पष्ट है उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा चिल्का। कान्हा किसलय मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, दुधवा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। भारत में लगभग 53 बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 से होती है। बाघ परियोजना के तहत 53 राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं। अब चिल्का देखिए झील है, तो प्रश्न को थोड़ा सा अधिक ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से। मैं इस बात को बारंबार जोड़ देता रहा हूं कि सभी प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट नहीं मिल सकती है। प्रश्न को छांटिए, प्रश्न को समझिए। प्रश्न में बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है कि थोड़ा सा पूरा पढ़ लेंगे। ये कॉमन का भी मणिपुर, भाई हम तो कॉमन अभी लाए नहीं हैं। चलिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 40 मार्क क्लास 1 to 5 वैलिड टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्लास चलता रहेगा। इसमें गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करंट अफेयर, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी की पढ़ाई की जाएगी। और फी मात्र 999 रुपया रखा गया है। और देखिए यहाँ पर शिक्षकों का वो टीम है, जो प्रत्येक शिक्षक अनुभवी हैं और उनसे मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। और पिछला अनुभव आपको 1, 2 का 3 का रिजल्ट आना बाकी है। प्रचुर मात्रा में, बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ सफलता प्राप्त किए। मेहनत तो आपकी रहेगी, लेकिन शिक्षक के गाइडेंस का भी उसमें अहम रोल होता है। उससे आप प्राप्त जुड़ करके यकीनन तौर पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पटना में ऑफलाइन सेट कहाँ कहाँ चल रहा है? ऑफलाइन सेट जो भिखना पहाड़ी मोड़ पर संस्थान है, जहां से हम अभी आपके साथ लाइव हैं, वहीं पर टेस्ट चलती है। आइए टेस्ट दीजिए। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? यही क्वेश्चन आपके सामने है ना? पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बताइए, आपने पहले उत्तर दे चुका, अर्थात कहीं न कहीं आप जो है सो पढ़ चुके थे, लेकिन उत्तर दुर्भाग्य से गलत हो जाता है। इसका उत्तर होता है अरुणाचल प्रदेश। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। और मणिपुर में जो है सिरोई, मणिपुर में सिरोई, मणिपुर में सिरोई। आपका उत्तर एडवांस दिए फिर भी गलत हो गया, उम्मीद ऐसा नहीं किए थे। और नोंग खिलम, नोंग खिलम जो है वो है अभ्यारण्य। जितना भी हमने लिखा सभी का सभी अभ्यारण्य का ही नाम लिखा, ये मेघालय में पड़ता है। एकदम फास्ट पढ़ाएंगे बाबू। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र में है? बिहार का जितना भी जिला है, बिहार में केवल पतझड़ वन ही पाया जाता है। पतझड़ वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 100 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। पतझड़ वन की विशेषता होती है कि ग्रीष्म ऋतु के पूर्व अर्थात बसंत ऋतु में वो अपने पत्ते को गिरा देते हैं। ये इसकी विशेषता होती है। अब बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? कैमूर में। तो जाहिर से उत्तर हो जाएगा कैमूर। पश्चिम चंपारण कैमूर दोनों साथ, लेकिन यहाँ उत्तर जो है हो जाएगा कैमूर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो कैमूर में ही सबसे अधिक वन क्षेत्र है।
इसलिए उत्तर आपका हो जाएगा कैमूर। किसने तिब्बत के पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया है? चलिए इसमें कुछ विशेष याद नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखना है, वो है GW कैंटमूर। निम्नलिखित में से किसने प्रवाल भित्ति, अब देखिए प्रवाल भित्ति किसको कहते हैं? प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है जिसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका शरीर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रवाल रहते हैं उस क्षेत्र में जहां पर सागर छिछला होता है। प्रवाल रहते हैं तुलनात्मक रूप से शुद्ध जल के क्षेत्र में रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया तट पर है। तो अब ये देखिए सुंदरबन क्या है? सुंदरबन तो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, नदी के निक्षेपण से यह बना है। दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ये देखो डेल्टा है, तो प्रश्न को यदि इस प्रकार से, इसको तो छांट दीजिए, अब जो बच गया सो हो गया आपका उत्तर ABC। तो बहुत बार प्रश्न को छांटने से बड़ी आसानी से उत्तर मिल जाता है। उत्तर देखिए कितना सही तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तीनों सागर का क्षेत्र है। और ये जो है क्या है? ये डेल्टाई क्षेत्र है। बड़ी आसानी से आपको उत्तर प्राप्त होता है। भारतीय विधान परिषद की बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब देखो विधान पर बजट पर प्रस्तुत करने, सबसे पहला बजट जो है 1860 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में भारत का बजट प्रस्तुत किया गया। तो 1860 में बजट प्रस्तुत ही हुआ, तो उसके बाद या तो उसके बाद ही हो सकती है। ये प्रस्तुत किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया कि परिषद में 10 से लेकर 16 मेंबर, 10 से लेकर 16 अतिरिक्त सदस्य हो सकते हैं, और ये भारतीय हो सकते हैं जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया। पहली बार 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रबंध किया गया, और जो निर्वाचित मेंबर होंगे उनको बजट पर चर्चा करने, भाषण देने, सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। 1861 के अधिनियम में पहली बार 3 भारतीय को वायसराय अपनी परिषद में शामिल किए। एक थे पटियाला का राजा, एक था बनारस का राजा, और एक था सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ये 3 भारतीय को शामिल किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। तो प्रश्न आएगा कि पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रबंध कब किया गया? 1892 में। प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1892 में। मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन कब दिया गया? 1909 में। तो हर प्रश्न में कई कई प्रश्न छिपा होता है। चलिए अगला प्रश्न पर आइए। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, अनुच्छेद 117 कहता है, जिसमें कर लगाने की प्रक्रिया हो, कर लगाया गया हो, वो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उस विधेयक को पहली बार राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कर से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाएगा, और धन विधेयक पर राज्यसभा को केवल परामर्श देने, सलाह देने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 266 क्या है? संचित निधि, सरकार का राजकोष, इसमें सरकार अपना सभी प्रकार का कर राजस्व को जमा रखता है। 306 सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्राधिकार वगैरह के बारे में। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या है बाबू? 54 तो क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। 54 क्वेश्चन क्या कहता है? वैश्विक उष्णता के बारे में बताएंगे, साइंस वाले सर बताएंगे। जो क्वेश्चन यहाँ नहीं है वो साइंस वाले सर बताएंगे, इंतजार कीजिए। भारत के संविधान को किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण व अकृत और शून्य घोषित किया जाएगा? अब देखो तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है शपथ, प्रधानमंत्री मंत्री जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख है। 9वीं अनुसूची इसे जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन के द्वारा, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन जैसे विषय को रखा गया।
5वीं अनुसूची में क्या कहता है? SC ST का प्रशासन, ST SC का प्रशासन। 6ठी में कहता है SC, 5वीं कहता है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर शेष राज्यों में SC ST का प्रशासन। और 6 में है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग से प्रशासनिक प्रबंध का उल्लेख किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, चलिए सभी विद्यार्थी को पता होगा। 19(1) में लोकतंत्र का 3 पिलर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए संविधान में काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन चौथा पिलर प्रेस के लिए एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं है। वाक स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार में ही प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। 19 का B नंबर क्या कहता है? बी कहता है शांतिपूर्वक, कहता है शांतिपूर्वक सभा प्रदर्शन करने का अधिकार। सी कहता है संघ या संगठन बनाने का अधिकार। डी कहता है कि सहकारिता, कोऑपरेटिव, सहकारिता संघ को स्थापित करने का अधिकार। सहकारिता सब, फिर देखिए उत्तर देना बंद कर दिए हैं। दशरथ कुमार, दशरथ, DMD, पिंटू, सुभाष, कौन है? आशु, आशु, अनामिका, अजीत कुमार, तमाम विद्यार्थी एक उत्तर दें। संविधान का उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग अनुच्छेद 61 कहता है कि संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है। महाभियोग प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? तो संसद में लाया जाएगा। संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में पहली बार लाया जा सकता है, लेकिन लाने की सूचना कम से कम 14 दिन पहले मिल जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग, दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा किसको हटाएंगे? तो राष्ट्रपति को, अर्थात संसद के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति को संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें पद से हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं हटाए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124 का चौथा पॉइंट है। मुख्य न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं। सुभाष कुमार यादव जी, आपका उत्तर सही है। DMD आप 73, तो आप तो एक तो आगे बढ़ गए हैं। अजीत कुमार, आपका भी उत्तर सही है। प्रदेश की कौन सी नेता नेहरू की कैबिनेट के पहले, कौन प्रदेश तो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश होना चाहिए, मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री पहले मध्य प्रदेश के CM भी रहे, ये जो है केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे। कई पदों को सुशोभित किए। कैलाशनाथ काटजू। जनसंख्या की पारिस्थितिकी के अध्ययन, चलिए तो साइंस का क्वेश्चन था, ये तो मेरे पास नहीं आना चाहिए था। ये क्वेश्चन जो है साइंस वाले सर के पास जाना चाहिए और वही उसका उत्तर देंगे। ऐसे क्या उत्तर होगा? डेमोकोलॉजी, उत्तर यही होगा। कोई उत्तर तो यही होगा। संकोश नदी निकलती है भूटान से। यह ब्रह्मपुत्र नदी की, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो जाहिर सी बात है भूटान से बिहार तो नदी आएगी नहीं, एक विकल्प तो आपका अपने आप समाप्त हो जाता है। तो असम का पश्चिम बंगाल के बीच ये सीमा रेखा को निर्धारित करता है 116 का C। अब खत्म हो गया है हिस्ट्री, अब हाँ है, चलिए हिस्ट्री खत्म हो गया, ज्योग्राफी आ गया है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसे गुजरात का जीवन रेखा, इसे क्या बोलते हैं? इसे गुजरात का लाइफ लाइन, गुजरात का जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है।
ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे अधिक लाभ गुजरात को ही होता है, सबसे अधिक लाभ जो है गुजरात को ही होता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं, यूं तो भारत में जो है पहला रिफाइनरी जो खोला गया वो था आपका दिग्बोई में, लेकिन पहला जो कुआं हुआ 1866, पहला कुआं 1866-67 वो था आपके असम के माकुम में, असम और अरुणाचल प्रदेश होगा। संकोश नदी असम अरुणाचल, संकोश नदी अब देखना पड़ेगा, हो सकता है बाबू DMG हो सकता है शायद हो, ऐसे हम असम अरुणाचल के बीच सीमा रेखा निर्धारित करेगा, वो भूटान से निकलती है, तो असम अरुणाचल तो नहीं होनी चाहिए, अब तो देखना पड़ेगा। कोई विद्यार्थी देखो तो नेट पर बाबू बताओ, नेट पर देख करके कि संकोश नदी जो है, कोई विद्यार्थी आप सर्च करके बताइए तो संकोश नदी किसकी सीमा रेखा निर्धारित करती है? कोई विद्यार्थी नेट का सर्च करके बतलाएं तो संकोश नदी किसकी सीमा, मुझे लगता है असम बंगाली होनी चाहिए, असम पश्चिम बंगाल। चलिए वही उत्तर तो हम दिए थे, वही उत्तर दिए भी थे, धन्यवाद। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? चलिए देखिए, बंदरगाह को इस रूप में लीजिए, बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह को पूर्वी तट कहते हैं और अरब सागर के पश्चिम तट को कहते हैं। देखिए बंदरगाह कहाँ है, चलिए बंदरगाह जो है तूतीकोरन, हम बंदरगाह का नाम देखिए लिख रहे हैं तूतीकोरन। बंदरगाह कहाँ कौन कौन सा है? तो सबसे पहला नीचे में चलिए आइए, तूतीकोरन, उसके बाद मद्रास या चेन्नई, उसके बाद जो है चेन्नई, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके पश्चात कौन है? उसके पश्चात जो है आपका पड़ेगा पारादीप, उसके पश्चात पारादीप, उसके पश्चात कलकत्ता, उसके पश्चात कलकत्ता, और सबसे अंत में पड़ेगा हल्दिया। ये हुआ पूर्वी तट के बंदरगाह। पश्चिम तट के बंदरगाह में सबसे नीचे जो हो जाएगा कोचीन, कोचीन बंदरगाह के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर के बाद हो जाएगा मरमागुआ, मरमागुआ, मरमागुआ के बाद बम्बई बंदरगाह, बम्बई के बाद नेहवा सेवा, नेहवा सेवा बंदरगाह, उसके बाद कांडला बंदरगाह। यही भारत के बड़े बड़े बंदरगाह है, यही भारत के बड़े बड़े बंदरगाह है। देखिए पारादीप बंदरगाह जो है पूर्वी तट का नहीं है, सॉरी, पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट, तो पूर्वी तट का बंदरगाह कौन नहीं है? कांडला बंदरगाह पश्चिम तट पर है। सर 16 का सी, 1 मिनट, 16 16 16 क्या है बाबू? पश्चिम 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 बंगाल, सही है, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह, देखिए सभी बंदरगाह का नाम हम एक साथ लिख दिए, आप नाम को याद रखिए, पूर्वी तट और पश्चिम तट, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यही उसका अंतर है। कपिली जल, कपिली जिसकी सहायक नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कपिली, कपिली जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नदी, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नदी है, जो चीन के तिब्बत से निकलते हुए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके पश्चात जो है असम, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। बोडो निवासी, बोडो कहाँ के? देखिए बोडो मूलतः पूर्वोत्तर भारत के हैं। बोडो पूर्वोत्तर भारत के, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन कहाँ हो गई? दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन कहाँ हो गई? तो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में।
संथाल परगना कहाँ हो गया? झारखंड के क्षेत्र में। ये झारखंड के क्षेत्र में। देखिए आंसर, गारो पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में, गारो खासी जयंतिया असम मेघालय में बोडो जनजाति पाई जाती है। बहुत बार प्रश्न को थोड़ा सा छांटिएगा तो बड़े आसानी से उत्तर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट पर कृष्णा एवं डेल्टा के केप केमोरी? देखो कृष्णा, कृष्णा के डेल्टा पर कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। नंबर 1। कृष्णा गिरती कहाँ है? तो कृष्णा गिरती है आंध्र प्रदेश के निकट। आंध्र प्रदेश में के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए तट पर आइए, चलिए फिर हम एक नक्शा खींचते हैं। यहाँ पर जो तट है, ये जो तट होता है, ये तट कहलाता है मालाबार तट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मालाबार तट। ये कहलाता है मंगलोर तट। ये कहलाता है मंगलोर तट। उसके बाद ये कहलाता है कोंकण तट। ये कहलाता है कोंकण तट। अब चलिए यहाँ का जो तट है इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। इसे क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। अब देखो ये तट के भाग में बांटते हैं तो मालाबार तट केरला में है, अर्थात अरब सागर पर हो नहीं सकता है। उत्तरी सरकार तट ऊपर है उड़ीसा के क्षेत्र में, तो हो नहीं सकता है। तो कोरोमंडल तट। तट के हिसाब से यदि आप विभाजन करते हैं, भारत का यही तटीय विभाजन है। ज्योग्राफी के प्रश्न आसानी से हल हो रहे हैं। दशरथ जी, लिटिल इंफॉर्मेशन। डीएमडी जितेंद्र कुमार, सुबोध भारती। क्या ये प्रश्न जो है जितना भी आपको मैंने एक नक्शे पर बना करके दिखलाया हल हो जाता है? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। देखिए भारत का फैलाव कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। इन भारत का देशांतर ये फैलाव है। भारत का देशांतर का फैलाव है। अक्षांश का है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब देखो यहाँ पर क्या है? पश्चिम। पश्चिम तो भारत का तो पश्चिम में है ही नहीं। भारत में जब भी होगा क्या होगा? 68 पूर्वी हो गया। भारत का जो फैलाव है पूरब है। अब पश्चिम में सबसे भाग क्या है? गुजरात है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। तो कितना देखिए सिंपल तरीके से उत्तर निकलेगा। तो वो भारती नमस्कार नमस्कार। कितना सिंपल है। विकल्प को एक बार देखिए, खाली इतना ज्ञात है कि भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। देखिए हम स्वतः उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। भारत का अक्षांश और देशांतर फैलाव तो हर विद्यार्थी को यकीनन तौर पर पता ही होगा। बोरलॉग पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग कृषि वैज्ञानिक थे। नॉर्मन बोरलॉग को ही हरित क्रांति का, नॉर्मन बोरलॉग को किसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। नंबर 1। हरित क्रांति के जनक कौन हुए? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के नागरिक थे, लेकिन मैक्सिको का घर था लेकिन अमेरिका का नागरिक थे। अमेरिका नागरिकता प्राप्त कर ली। जब वो कृषि से जुड़े हुए हैं तो कृषि में मिलेगा पुरस्कार कि मिलेगा औषधि में और अंतरिक्ष में मिलेगा। कृषि वैज्ञानिक। भारत में निम्न राज्य में कौन सी रेल सेवा से वंचित है? रेल सेवा से संचित है। संचित है क्या है? कनेक्ट फॉलोइंग स्टार्ट इन इंडिया बिल कनेक्टेड कंट्रैक्ट रेलवे। ये क्या इसमें उत्तर? अब तो मेघालय में भी रेलवे का एक स्टेशन हो गया है। ऐसा बात नहीं, सिक्किम में भी अब रेलवे का एक ही स्टेशन है। तो सिक्किम मेघालय में रेलवे नहीं था तो वो भी जगह रेलवे का पहुंच हो चुका है। भले छोटा सा ही भाग है, पूरा मेघालय में रेलवे का फैलाव नहीं है, लेकिन मेघालय में रेलवे का एक जो है जिसका क्या नाम है? मंदी पाथर। मेघालय के रेलवे स्टेशन का नाम है मंदी पाथर। ये एक ही जगह है, लेकिन चलिए उत्तर वही दिया हुआ है। मदरलैंड अखबार निकाले थे मजरुल हक 1921 में। मजरुल हक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। सदाकत आश्रम
इनके द्वारा ही गिफ्ट में, दान में दिया गया था। दशरथ कुमार जी, ऐसे तुलनात्मक रूप से आज का सेट कुछ हल्का है, थोड़ा सेट कभी अधिक भी मिलेगा। यदि 75% क्वेश्चन हल हो जाता है तो आप में शिक्षक बनने की पूरी क्षमता मौजूद है। अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए, यकीनन तौर पर सफलता प्राप्त होगी। सच्चिदानंद सिन्हा का अखबार का नाम बता सकते हैं? यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार के जन्मदाता हुए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इंडियन पीपुल्स इनका अखबार का नाम था। हजारीबाग बिहार 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ था। अब हजारीबाग में 16वां कॉन्फ्रेंस हुआ। हजारीबाग में जो है 16वां कॉन्फ्रेंस हुआ, 1921 में हुआ। और इसके जन्मदाता कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जन्मदाता हुए। अखिल भारतीय खर्चा संघ, देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन है, आज तक मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। उत्तर पटना दिया हुआ है, हम इसको मान रहे हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बिहार के किस जिले में जेल कैदियों में नंगी हड़ताल किए थे? 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया तो छपरा के जेल के कैदी ने, हमें भारतीय कपड़ा दिया जाए, भारतीय वस्त्र दिया जाए, हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, तो कैदी ने नंगी हड़ताल किया, विदेशी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 40 120 मार्क का है। विद्यार्थीगण यकीनन तौर पर आप विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए कि हम लोग जो हैं बड़े ही तरीके से निचला लेयर से लेकर के हाई लेवल तक जो है लेवल तक, लो लेवल से हाई लेवल तक प्रश्नों को पूरी तरह से तोड़ तोड़ कर खंड बाय खंड, स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं, ताकि सटीकता के साथ आपको नॉलेज प्राप्त हो सके, ब्रीफ नॉलेज हो और बेहतर तरीके से आप सफलता को प्राप्त कर सके। यहाँ यदि आप जुड़ते हैं तो न्यूनतम निवेश में अधिकतम रिटर्निंग आपको मिलने की संभावना रहेगी। बिहार प्रोविंशियल प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किसने किए? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। फास्ट में पढ़ाएं सर, अब कितना फास्ट पढ़ाएं, उत्तर खाली बोलते हैं ABCD। 1929 में और 1936 में इनके नेतृत्व में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। मुंगेर के बेगूसराय में हुए गन्ना सम्मेलन का नेतृत्व की 1935 में अध्यक्षता किसने किया? मुंगेर के बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे श्री अनुग्रह नारायण सिंह, और उसमें सहयोगी थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर, अब देखिए सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इसमें कुछ विशेष बतला नहीं सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पर हमको डायरेक्ट उत्तर देना है, जहां डायरेक्ट उत्तर देना होगा वहां डायरेक्ट उत्तर दे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे ही। तो वो है श्याम बिहारी लाल, जो झंडा फहराने गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत हुआ। उसमें 11 अगस्त को पटना में 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। आंदोलन का नेतृत्व भूमिगत रहकर अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। ये लगभग 2 वर्ष तक 1973 से 75, 1973 से 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बाद में राजीव गांधी के शासनकाल में ये कैबिनेट मंत्री भी बने थे। सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को विद्रोही जिला, अंग्रेजों को बहुत परेशान किए हुए था। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश का बलिया, महाराष्ट्र का सतारा, बंगाल का मिदनापुर, ये 3 जगह तो महीनों दिन तक अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया गया था। सारण का जो क्षेत्र था, छपरा का क्षेत्र और उधर फिर नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आंदोलन जो है भूमिगत रहकर छिपकर बड़े पैमाने पर आंदोलन का संचालन
किया जा रहा था राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पटना में नमक सत्याग्रह, चलिए सबको तारीख याद रखना है। नमक सत्याग्रह जिसकी शुरुआत कब होती है? नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी निकलते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक आंदोलन की शुरुआत किए। पटना में तो सागर था नहीं, ये नमक बनाने का जगह नहीं था, तो पटना में था कि चौकीदारी कर नहीं देना है, अबकारी कर नहीं देना है, इसका आंदोलन चलाया गया। झारखंड की सीमा देखो, अब यहाँ क्या है, शेखपुरा। शेखपुरा की सीमा झारखंड से नहीं लगेगी, बक्सर की सीमा झारखंड से नहीं लगेगी। दो विकल्प आपका अपने आप, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार की सीमा मिलती है हमारे बिहार से। अलग हुए राज्य झारखंड से बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। उत्तर दक्षिण यदि हम पूरा देखें, बिहार का उत्तर दक्षिण का जो फैलाव है, बोलिए किन्हीं विद्यार्थी को याद है? बिहार का उत्तर दक्षिण जो है, उत्तर दक्षिण कितना है? 345 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम कितना है? 483 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल है 54,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर में पहाड़ी कौन है? सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी जो हिमालय के शिवालिक श्रेणी, हिमालय के शिवालिक श्रेणी का भाग हो जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसका ऊंचाई है 874 मीटर। ये शिवालिक श्रेणी का भाग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो अन्य पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी भागलपुर के पास पड़ जाती है। ये पूछ रहा है पश्चिमोत्तर में कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी जो है वो विंध्य पर्वत का हिस्सा हो जाता है, विंध्याचल विंध्य पर्वत का हिस्सा हो जाता है। कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार? देखो बूढ़ी गंडक बिहार से ही निकलती है, और बिहार में खगड़िया के पास गंगा मिल जाती है। पूरा का पूरा नदी जो है मैदानी इलाका में प्रवाहित होती है। जब नदी मैदानी इलाका में बहती है तब वह सर्पाकार आकार में नदी प्रवाहित होती है, वो है बूढ़ी गंडक। ये है बूढ़ी गंडक। देखो पिंटू जी, हम फास्ट नहीं पढ़ेंगे, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, मैं तो जाओ, दबाव मत डालो, जितना फास्ट कर सकते थे तुम्हारे लिए कर दिए। बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? सर्वाधिक सिंचाई उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। बिहार में नलकूप से सिंचाई में यदि हम नलकूप के आधार पर देखें तो पटना, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, ये सब जो है पटना, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये सब में सर्वाधिक मात्रा में, तो गंगा के दक्षिण में भी, गंगा के उत्तर में भी, सब जगह होता है। खाली पस्ती मतलब हुआ बंधुआ मजदूरी, जिसको समाप्त करने के लिए 1976 में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए योजना बनाया गया। बंधुआ मजदूर था कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के यहाँ नौकर के रूप में काम करना होता था, उसकी इच्छा हो या न हो। बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए 1976 में कानून बनाया गया। छुआछूत के अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत को स्वीकार नहीं किए जाने, और इसके लिए अलग से 1955 में कानून बनाया गया। उसके लिए अलग से 1955 में कानून। भारत जिसे राजनीतिक संगठन सबसे पहला भारत का राजनीतिक पार्टी बनाया गया, उसका नाम था जमींदार एसोसिएशन। 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश दोनों एक ही है, जिसकी स्थापना 1843 में, इसमें भी द्वारका नाथ टैगोर शामिल थे। इसमें भी जो शामिल थे जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए? सिविल सर्विस से बर्खास्त हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी सबसे पहला 1863 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहला व्यक्ति थे जो इंडियन सिविल सेवा के लिए चयनित किए गए। उसके पश्चात 1971 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी चयनित हुए, और 1974 में इनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको बर्खास्त किया गया। 140, 1 मिनट क्या है बाबू? उत्तर पश्चिम भाग होगा कैसे बाबू?
बिहार में सबसे अधिक नलकूप जो है, सबसे अधिक नलकूप, पिंटू जी, बिहार में सबसे अधिक नलकूप पटना में है। अब पटना जो है उत्तर पश्चिम में आता है। बोलो पिंटू कुमार, आंसर दे दिया इसलिए हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक नलकूप से खेती पटना जिला में होती है। सबसे अधिक नलकूप यदि पूरे बिहार में है तो पटना जिला में है। ये पटना उत्तर पश्चिम में है, पटना लगभग मध्य भाग बिहार में हो जाता है। तो ये उत्तर कैसे हो जाएगा? सीतामढ़ी, चलिए सीतामढ़ी किधर है? गंगा के दक्षिण में नहीं है। गंगा के पटना क्या है, गंगा के दक्षिण में हो जाता है। दक्षिण यहाँ पर जो है किशनगंज, देखिए दक्षिण पूरब में भी हो जाता है। इसलिए केवल यहाँ आपके पास नहीं है बल्कि सही उत्तर दिया गया है। ये देखिए मैंने नाम लिखा है, पटना, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, इन सब क्षेत्र में, इसलिए उत्तर जो है यही होगा। चलिए आप मान लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं ना बाबू। आप प्रूफ करो ना कैसे होगा। बिहार में सबसे अधिक खेत नलकूप से, बीपीएससी का भी क्वेश्चन निकाल कर देख लो। बिहार में सबसे अधिक नलकूप से खेती कहाँ होती है? पटना। तो पटना दक्षिण पश्चिम में होता है। एक तो बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पटना उत्तर पश्चिम में आएगा। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये इसके संस्थापक थे। तो 1885 में ही कांग्रेस का, अब आज का आंसर दिया हूं मतलब आंसर सही है। हम 2-3 आंसर बदल दिए हैं। आंसर 2-3 आंसर पिंटू कुमार बदल दिए हैं। जब आपको हम प्रूफ के साथ बतला रहे हैं, जब जिला का नाम लिख रहे हैं, तब तो विश्वास करना चाहिए। हम हर क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेन करते हैं, क्यों और कैसे के साथ उसको बतलाते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा पिंटू बाबू। आप निकाल कर देखिएगा, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से कहाँ होती, तो पटना पश्चिम में नहीं ना आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। वो क्या थे? इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे। तो एक असैनिक सेवक थे। इन्हें शिमला का संत, इन्हें शिमला का संत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए थे। राज्यों का विलयीकरण, जिनके ऋतु में विलयीकरण मतलब क्या हुआ? आजादी के समय 565 देशी नरेश में 549 देशी नरेश का जो भारतीय संघ में विलय किया गया, क्योंकि 519 भारतीय क्षेत्र में थे, शेष पाकिस्तान में चले गए। इनमें 3 को छोड़कर शेष ने, जिसमें एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद और एक था कश्मीर, एक था कश्मीर, ये 3 को छोड़कर शेष आसानी से विलय कर लिया और 3 के लिए विशेष कार्य करना पड़ा। इसमें जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को और पाकिस्तानी सेना से भयभीत होकर 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में विलय कर लिया। उत्तर हो गया आपका। इसके ने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बतलाते हुए उसका मजाक उड़ाया। लॉर्ड डफरिन, जिसके शासन काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, या यूं कहिए कांग्रेस का स्थापना में लॉर्ड डफरिन का भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान था। लॉर्ड डफरिन के कहने पर ही कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा सेफ्टी वल्व, सुरक्षा कवच के रूप में किया गया। लॉर्ड रिपन, अब देखो लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब है? 1880 से 84, तब कांग्रेस का स्थापना हुआ ही नहीं था।
लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, इसने कहा था कि मेरी भारत में रहते हुए तमन्ना है कि कांग्रेस जो लड़खड़ाते हुए मृत्यु सैया की ओर बढ़ रही है, उसकी शांति पूर्वक मृत्यु में मैं उसे सहयोग दे सकूं। ये वक्तव्य था लॉर्ड कर्जन का। लाहौर षड्यंत्र केस अर्थात सौंदर्स हत्याकांड, अर्थात सौंदर्स हत्याकांड, सौंदर्स हत्याकांड का जो हुआ उसी को कहा गया लाहौर षड्यंत्र केस। तो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर षड्यंत्र की घटना हुई, इसमें सौंदर्स की हत्या हुई। इस हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। बटुकेश्वर दत्त कौन थे? बटुकेश्वर दत्त जो थे 1929 में भगत सिंह के साथ जो बम फेंका गया असेंबली में, उसमें शामिल थे बटुकेश्वर दत्त। इनको आजीवन कारावास हुआ था। इनको क्या हुआ था? आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। भारतीयों ने साइमन कमीशन का गठन 1919 का अधिनियम की, 1919 का एक्ट की समीक्षा के लिए, 1919 का एक्ट की समीक्षा के लिए 1927 में इसका गठन हुआ। फरवरी 1928 में यह भारत आया। फरवरी 1928 में भारत आया। अपना रिपोर्ट 1930 में दिया। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम को तैयार किया गया। इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण पूरे देश में इसका साइमन गो बैक का नारा लगा। भारत विभाजन करना उसका उद्देश्य नहीं था। भारत विभाजन के लिए कौन आया था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाजन के लिए आया था। 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा, इसके अलावा कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी ने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए। उसके पश्चात 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, जिसका पहला अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। धन्यवाद, उत्तर आपने सही दिया होगा। चलिए, यहीं पर मेरा सेट समाप्त होता है। हर प्रश्न को पूरी तरह क्यों और कैसे के साथ मैंने पूरे स्पष्टीकरण के साथ बतलाया। तो यहाँ पर ये सेट समाप्त होता है विद्यार्थीगण, और अगला सर जो आएंगे तो वो आपको अगला सेट बताएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यदि हो तो आप अपना विचार रख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, चलिए, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अरे बड़ी तेज बारिश हो रहा है, एकदम देख रहे, भींगते भींगते आए हैं जी। नीचे से आने में भींग गए, इतना बारिश तेज हो रहा है। आप लोग के उधर भी हो रहा है क्या? ऐसे ही बहुत दिन की बारिश हुआ था, जैसे लग रहा था ना कि होना ही चाहिए। परेशानी हुआ आने में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था बारिश को देख करके, है क्योंकि अब कहाँ उतना अच्छा बारिश मिलता है देखने के लिए। आप लोग के उधर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? ओ हाँ, करो फिर स्टार्ट डिस्कशन। मौसम बहुत ही अच्छा है, ऐसा मान के चलिए, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। चलिए फिर करते हैं डिस्कशन। आज का टेस्ट कैसा था भाई? आओ, आप किसी और से पूछ रहे हैं, ठीक है, मतलब हमसे नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा बात है ना? पानी पड़ रहा है एकदम पूरा मस्त। इधर भी पटना में पानी पड़ रहा है, एकदम जबरदस्त, जिसको बोलते हैं ना कि देख करके दिल खुश हो जाना ना, वो वाला पड़ रहा है पानी। ये कितना नीचे कर दिया इसको जी, कुछ वहां जाएगा ना। इतना ज्यादा हाइट होने के बाद भी हमको ठीक। बारिश हो रही है सर, एकदम पूरा जबरदस्त बारिश हो रहा है। साउंड क्लियर है? एक बार साउंड के बारे में बताइए। साउंड क्लियर है ना? साउंड क्लियर है? सब कुछ प्रॉपर ठीक है ना? बढ़े आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपका क्या है, देखिए कह रहा है क्या? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज बाय आपका इमिशन ऑफ, मतलब किसके निकलने से ग्लोबल वार्मिंग आपका होता है? तो आप जानते हैं क्या कि ग्रीन हाउस गैस के रिलीज होने से
आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है आपका कि वातावरण का टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या होता है आपका कि बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, ग्रीन हाउस गैस के रिलीज होने से। ये कैसे होता है आपका, ग्रीन हाउस गैस के रिलीज आपका होने से, ग्रीन हाउस गैस के रिलीज होने से आपका क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ये ग्रीन हाउस गैस कौन होता है, ये ध्यान दीजिए। ग्रीन हाउस जो आपका गैस है, ये कौन कौन है, तो है तो कई सारा, लेकिन कुछ उसका मुख्य भी है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस आपका कौन कौन है, तो एक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन ले सकते, इसको मैं लिख देता हूं, क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। मीथेन है आपका CH4, क्या आपका मीथेन है, ठीक है। उसके बाद आप ओजोन ले सकते हैं, यानी कि O3 ले सकते हैं, ओजोन होता है, ठीक है ना। उसके बाद ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड, क्या आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। आप 5 नंबर पे ले सकते हैं क्या, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है, कौन नहीं है, तो जो भी है उसका हमने लिस्ट यहाँ पे दे दिया कि ये सब आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस आपका है। समझ गए बातों को। जिसमें से मेन जो है आपका, ये आपका मेन ग्रीन हाउस गैस है। क्या आपका मेन आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या आपका मेन ग्रीन हाउस क्या है आपका, गैस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, बी। किसने भी दिया, ठीक है, सुभाष ने भी दिया, ठीक है ना। हाँ फास्ट में पढ़ाइए सर, हाँ फास्ट में क्या करे, आंसर बता दे, ABCD बताओ, बता दे, अरे बता दे ABCD। हाँ यार जो बताते हैं ना इसको लिखते चलिए, परीक्षा में सीधे सीधे काम होगा, टू द पॉइंट है, समझ गए। आंसर के फेड़ा में ज्यादा मत पढ़िए, ना तो क्वेश्चन में आंसर लेकर टिक लगा लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया, रासायनिक आपका परिवर्तन की प्रक्रिया जो होता है, डायरेक्ट कौन नंबर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है कि आपका हाइड्रोजन अणु का आपका नाभिक किससे आपका बना होता है। जो हाइड्रोजन अणु है ना, इसका नाभिक आपका किससे बना होता है, तो यहाँ आपको 2-3 बार, हालांकि यहाँ पे 53-54 होना चाहिए, क्वेश्चन के सीक्वेंस में आपका अलग है, ठीक है ना। हमारा सीक्वेंस कुछ अलग है, यहाँ सीक्वेंस कुछ अलग है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। देखिए मतलब क्वेश्चन सेम है, बस नंबरिंग उसका अलग है। देखिए कह रहा है क्या, हाइड्रोजन अणु का आपका नाभिक किससे आपका बना होता है। तो सबसे पहले बात देखिए, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन जो होता है ना, ये आपका इसका 3 गो आइसोटोप होता है। कौन कौन होता है इसका, तो इसका आपका आइसोटोप जो है कितना होता है, 3 टोटल इसका आइसोटोप होता है। कितना, 3। कौन कौन होता है, 3 गो। तो पहला होता है आपका प्रोटियम आपका होता है। प्रोटियम में क्या होता है कि आपका एगो प्रोटॉन होता है या एटॉमिक नंबर बोलिए, और एक गो आपका मास नंबर होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होगा, 1 - 1, तो आपका 0 हो जाएगा। तो इसी में यही है आपका क्या कि आपका प्रोटियम में एक आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान से आगे देखिए, दूसरा आपका ड्यूटोरियम, क्या होता है आपका, ड्यूटोरियम होता है। ड्यूटोरियम में आपका इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, लेकिन मास नंबर इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, देखिए एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, 2 - 1 आने की 1 हो जाएगा। तीसरा बात आपका क्या है, एक ट्रिटियम होता है। क्या होता है आपका, ट्रिटियम होता है, ठीक है ना। ट्रिटियम में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर और 3 यहाँ पे मास नंबर।
मतलब यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 3 - 1 आने की आपका 2 होता है। तब पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप, तो 3 गो आइसोटोप होता है। ये 3 गो आइसोटोप कौन है? एगो प्रोटियम है, एगो ड्यूटेरियम है, एगो ट्रिटियम है। जब ये क्वेश्चन हार्ड बनाएगा एग्जामिनर तब पूछेगा कि हाइड्रोजन में जो आपका जो क्या न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है ये किस में होता है? तब प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या आपका 1 होता है और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। और ये ट्रिटियम जो होता है इसका बिहेव कैसा होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जैसा। इसका बिहेव कैसा होता है? जो ट्रिटियम होता है कैसा होता है आपका? रेडियो एक्टिव सबस्टेंस के जैसा होता है। समझ गए बातों को? रेडियो एक्टिव सबस्टेंस के जैसा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फास्ट ही चलेंगे लेकिन कंटेंट तो कम से कम लिखेंगे ना मेरे भाई। अगर वही नहीं लिखे ABC कर देंगे कोई उसका मतलब थोड़े है। ये देखिए इस क्वेश्चन का ये चीज इंपोर्टेंट है कम और ये जो है ना ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिए, हाइड्रोजन से आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि हाइड्रोजन से आने वाला क्वेश्चन यही बनता है मोस्टली। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है समझिए। देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका सोडियम क्लोराइड में क्या होता है बताइए। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया? अरे नमक की बात कर रहा है। किसका? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। इधर देखिए Na आपका Cl मतलब यही है आपका क्या? सोडियम आपका क्लोराइड। क्या आपका? सोडियम क्लोराइड है। क्या आपका? सोडियम क्लोराइड है। इधर देखिए अब ये जब टूटेगा ना, देखिए सोडियम के लिए क्या होता है आपका? देखिए सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 11 होता है सर। क्लोरीन के लिए कितना होता है? 17 देता है। जब आप इसको तोड़िएगा आने की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसे, तो ये आपका 2 8 अगर सेल में विभाजित करिएगा ना तो 2 8 और ये कितना बच गया? 1 बच गया आउटर मोस्ट सेल में। यहां जब इसको तोड़िएगा तो 2 8 और आपका कितना हो गया? 7। अब देखिए इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। मतलब ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये अगर ग्रहण कर लेता है तो ये क्लोरीन एगो ग्रहण कर लेगा तो ये 8 हो जाएगा। तो ये वो ट्रांसफर कर देगा ना तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जो हमारा सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, यानी कि त्याग करेगा यानी कि ट्रांसफर करेगा। और ये क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को आपका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो यहाँ क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बाउंड बन रहा है। और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाउंड से जब बनता है एक मतलब ये कैसे हो जाएगा? ये आपका होगा क्या कि Na+ और Cl-। ये प्लस क्यों हुआ सर? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग किया है। यह माइनस क्यों हुआ? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो अगर त्याग और ग्रहण की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? BBB। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका B होगा डियर। कितना? B 2 2 2 2 2। 96 का C दे रहे हैं, देख रहे हैं? यही है ना फास्ट कराने का नतीजा। आप भी सुधीर वही आंसर दिए ना, कह रहे हैं सर फास्ट कराओ। पता चल गया किस हवा पानी में है? हाँ 96 का आंसर C दे रहे हैं, आंसर B होगा। ये चीजें सीखिए, यहाँ पे सीखे ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा स्टेबिलिटी बनाने के लिए तब हम उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बाउंड बोलेंगे। शेयरिंग की वजह से होगा तब कोवलेंट बाउंड होता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है ना तब ये होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के वजह से। ये किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन आपका शेयरिंग क्या आपका वजह से। किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के वजह से। अगला देखिए, लाइट कट गया है ठीक है ना, इसीलिए हम थोड़ा ब्लैक दिख रहे हैं, है नहीं ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इधर देखिए, इधर कह रहा है कि जब हम आने की जब हम अवधिक तालिका यानी कि पीरियोडिक टेबल, अंग्रेजी में देखिए ना बड़ी आसान होगा। व्हाट हैपन व्हेन वी गो डाउन ए ग्रुप ऑफ कहाँ आपका? पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल में जब आप नीचे की तरफ आते हैं, मान लीजिए आपका ये हो गया पीरियोडिक टेबल, इधर देखिए ये अगर पीरियोडिक टेबल है ना, तो अगर इस पीरियोडिक टेबल में आप नीचे की तरफ अगर आते हैं ना तो क्या होता है समझिए, जब नीचे की तरफ आते हैं तो आपका सेल की संख्या बढ़ जाता है। क्या हो जाता है आपका? सेल की संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और दूसरी बात और क्या, तो इसका मेटालिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी आपका बढ़ जाता है। क्या होता है? मेटालिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाता है। और क्या होता है ना कि यहाँ पे जो नीचे जब आने लगते हैं तो इसमें एटम का एटॉमिक रेडियस का साइज भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एटॉमिक रेडियस, मतलब एटम के रेडियस का साइज आपका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, यानी कि एटम के रेडियस का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है जब नीचे आते तब। और यही अगर मान लिया नीचे नहीं आता, ऐसे जाता ना, ऐसे अगर जाता तब क्या होता? तो आपका सेल की संख्या समान रहता। ऐसे जाने पर क्या होता है? सेल की संख्या आपका क्या होता है? समान रहता है। सेल की संख्या क्या होता है? समान रहता है। और दूसरी बात क्या, इधर मेटालिक प्रॉपर्टी और एटॉमिक रेडियस घटता है, मतलब इधर की तरफ जाने से आपका मेटालिक यानी कि धात्विक प्रॉपर्टी जो होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी और मेटालिक प्रॉपर्टी और धातु, मेटालिक प्रॉपर्टी हो गया, और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक आपका रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इधर जाने पर घटता है दोनों। क्या होता है आपका? घटता है। समझ गए बातों को? तो इधर जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी रेडियस आपका घटा, नीचे आने पर क्या हुआ आपका? बढ़ा। सेल की संख्या नीचे आने पर बढ़ता है, ऐसे जाने पर सेल की संख्या नहीं बढ़ता मेरे भाई बंधु। समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या होगा? सर लगा दो ऑप्शन सी में, यही होगा और कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ सेल की संख्या क्या होगा? इंक्रीज करेगा माय डियर। ठीक है सर, हिंदी में पढ़ाए। हाँ हिंदी में लिखे हैं। अरे मेटालिक का मतलब धात्विक होता है, लिख लीजिए ना, धात्विक। ठीक है। और प्रॉपर्टी का मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ सेल लिखा है, एक हिंदियों में इसने लिखते हैं। देखिए अब हम क्या करें बताइए, इसको हिंदियों में सेले लिखते हैं, लिख दीजिए इतना बार। ठीक है, अब ऐसा तो है ना कि आप 10वां ना पास किए हैं ना, आप टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब या तो आप सीटेट पास किए होइएगा पेपर 1 या 2, या स्टेट पास किए होइएगा, तो डीएलएड किए होइएगा चाहे बीएड किए होइएगा, कुछ तो किए हैं ना जी। हाँ आइए इधर देखिए, अगला क्या है? कह रहा है रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ से आपका उत्सर्जित अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण जो होता है ये हीलियम नाभिक के समान होता है। अल्फा कण क्या होता है आपका? तो हीलियम आपका नाभिक के समान होता है। हीलियम नाभिक के क्या होता है आपका? समान होता है। मतलब यहाँ अल्फा के ऊपर आपका यानी कि 2 यूनिट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा एक चीज हम आपको और बताते हैं, ध्यान से सीख लीजिए, अल्फा बीटा गामा से आने वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा आपसे। देखिए ये आपका क्या है? एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है। ये क्या है आपका? ये रेडियो एक्टिव आपका एलिमेंट है, ऐसा मान लीजिए, तत्व है, एलिमेंट है, यानी कि आपका तत्व है। क्या आपका? रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि तत्व है। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि धीरे धीरे जैसे ही डीके होगा, खत्म होगा, तो इससे 3 गो रे निकलेगा। कौन कौन? तो एगो निकलेगा गामा, एगो निकलेगा अल्फा, एगो निकलेगा आपका बीटा। जो गामा होता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। अल्फा के ऊपर आपका +2 यूनिट का क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और बीटा के ऊपर 1 यूनिट का क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बस इतना बात याद रख लीजिए। और एक और चीज याद रख लीजिएगा, भेदन क्षमता पूछा जाता है, इसमें किसका ज्यादा होता है? क्या आपका? तो भेदन क्षमता बात करें तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है किसका ज्यादा होता है?
तो सबसे ज्यादा गामा का, तब आपका बीटा का, तब अल्फा का होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ गए बातों को? समझ गए ना? चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या? सी। अगला देखिए, अगला बताइए क्या होगा आंसर। कह रहा है कि पानी में एक आपका अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है। देखिए पानी में आप अम्ल या क्षार को अगर डालते हैं, मान लीजिए कि आपके पास H2O है, क्या है आपका, इसमें आपका वाटर है, H2O है, क्या आपका H2O है, यानी कि आपका पानी है। क्या है? पानी है। ठीक है ना? समझ गए बातों को? क्या है? पानी। पानी है ना? पानी है। जैसे ही इसमें आप क्या डालेंगे, या तो आप एसिड डालेंगे, क्या एसिड, क्या डालेंगे आप एसिड डालेंगे, या फिर आप क्या डालेंगे तो बेस डालेंगे, कुछ भी डाले। एसिड का मतलब आपका अम्ल, या बेस का मतलब क्या होता है क्षार। कुछ भी डालेंगे तो इसमें से आपका हीट निकलेगा, और जो हीट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि इग्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्जोथर्मिक रिएक्शन। सर एगो रिएक्शन बना के दिखाइए। आइए दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्बन हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहरों कुछ निकलेगा जी, आपका हीट बाहर निकलेगा माय डियर। समझ गए बातों को? तो यही क्रिया आपका क्या कहलाता है, इग्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाता है? इग्जोथर्मिक आपका रिएक्शन कहलाता है। कौन सा रिएक्शन कहलाता है? इग्जोथर्मिक, मतलब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है ये आपका। ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं। तो यहाँ तो जस्ट आपका स्टैटिक क्वेश्चन हो गया ना, तो ये आपका डेमिकोलॉजी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जनसंख्या के पारिस्थितिकी अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं डेमिकोलॉजी। क्या कहते हैं? डेमिकोलॉजी। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या है समझिए। कह रहा है कि मानव शरीर में आपका मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है, तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं होता है, मतलब रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका खोज किसने किया था, खोज किया था तो अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कोशिका के शक्ति ग्रह, मतलब शक्ति गृह इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए के साथ जाइए। किसके साथ? ए ए ए ए। ठीक है ना? चलिए अगला बताइए क्या है आपका क्वेश्चन। कह रहा है सबसे बड़ा आपका पुष्प जो है कौन सा है, रिफ्लेशिया है। कौन सा है? रिफ्लेशिया है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, सबसे बड़ा जो आपका फूल है रिफ्लेशिया, ये पूर्ण मल परजीवी है। क्या आपका? पूर्णतः मल। दो ही बात पूछा जाता है, वो सबसे बड़ा कौन है पुष्प, तो रिफ्लेशिया, और छोटा कौन है, तो वुल्फिया है। कौन है सबसे आपका, सबसे छोटा आपका पुष्प कौन सा है, पुष्प जो है आपका, ये आपका वुल्फिया है। समझ गए बातों को? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है, सर साइंस का क्वेश्चन किससे डालते हैं। अच्छा हम ये बताया आपको साइंस का क्वेश्चन, अरे यहाँ पूरा का पूरा टीम है। समझ गया बातों को? वो लोग पैटर्न के बेस पे डालता है। क्या हुआ, साइंस का क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। पीआरटी का पैटर्न देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि इसकी वजह क्या है, जब केचुआ के ऊपर जब चलने लगता है ना, तो उसके मुंह के ऊपर जब नमक थोड़ा छिड़क दीजिएगा तो मर जाता है। किस वजह से मर जाता है? तो ऑस्मेटिक शॉक हो जाता है। क्या हो जाता है?
ऑस्मेटिक आपका शॉक के वजह से ये मर जाता है, यानी कि प्रासरणीय प्रघात के वजह से। और ये केचुआ जो होता है किस में आता है? एनेलिडा संघ में आता है। किस में आता है? एनेलिडा। किस में आता है? एनेलिडा आपका संघ में आता है, संघ में आता है, आता है। किस में आता है? एनेलिडा संघ में आता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, हाँ वही है जो आप सोच रहे हैं ना, घरे बैठ के खाली आंसर, यहाँ पूरा टीम काम करता है उसके पीछे। ठीक है, हाँ यहाँ पूरा टीमें काम करता है उसके पीछे डियर। ठीक है, एक बार आकर के यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे देखिएगा तो पता चलेगा। कह रहा पित्त का आपका मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त का काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट फॉर आपका डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। मतलब क्या, जो आपका फैट होता है इसको क्या करता है? तोड़ता है, मतलब डाइजेशन और न्यूट्रिशन उसमें से लेने के लिए उसका तोड़ता। यही क्या होता है? आपका पित्त का कार्य होता है, बिल का, यानी कि बाइल का कार्य होता है। और ये बाइल कैसा होता है? तो बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि क्षारीय होता है। ये फूड को आपको क्षारीय बनाता है। ये आपका बाइल जो है कैसा होता है? बेसिक, बेसिक इन आपका नेचर, नेचर मतलब ये कैसा होता है? इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू, वैल्यू कितना होता है? 8 से आपका ऊपर होता है लगभग, इतना मान लीजिए। मतलब कितना होगा? 7 से ज्यादा। क्या होगा आपका? ज्यादा होगा, तभी नहीं आपका बेस का लाएगा। क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। और ये निकलता कहाँ से? तो जो आपका बाइल जो है ना, बाइल यानी कि जो आपका पित्त है ना, पित्त ये कहाँ से निकलता है? यकृत से। यकृत से आपका निकलता है। यकृत बोले तो यानी कि लीवर से निकलता है। और ये यकृत से, पित्त जो यकृत से निकलता है और जाके जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ पे जमा होता है ये? यानी कि जमा होता है कहाँ आपका? पित्ताशय में। पित्ताशय में आपका क्या होता है? ये जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में आपका ये जमा होता है। समझ गए बातों को ना? चलिए, क्या हुआ, समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट को तोड़ ममोड़ करता है फॉर द डाइजेशन एंड आपका न्यूट्रिशन के लिए। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है क्या? ये आपका द आने की हार्ड फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ आपका आउटर ईयर मेड, मतलब कान का जो होता है, बाह्य कर्ण का जो कठोर लचीला भाग होता है वो बना होता है। किससे बना होता है आपका? बताइए। तो किससे बना होगा जी? तो ये आपका कार्टिलेज से आपका बना होगा। कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है आपका? लचीला होता है। जैसे कि आप यहाँ पे पकड़िए, ऐसे ऐसे करिए, देखिए है तो हड्डी है लेकिन वो हिल डोल कर रहा है, मतलब मचक रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? कार्टिलेज का आपका, उपास्थि का आपका बना हुआ होता है। अगला देखिए, कान का पर्दा कहलाता है। कान का जो पर्दा होता है ना, जो अंदर जो साउंड को सेंस करता है ना, वो क्या कहलाता है आपका? तो आपका टाइम्पेनिक आपका मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है आपका? तो टाइम्पेनिक आपका मेम्ब्रेन होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जस्ट इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? ये सब आपका क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि उसका आंसर याद रखना है, बाकी तो सबका डिस्कशन अवेलेबल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपका? कह रहा है आपका जीरोक्सिस। ठीक है ना? मतलब ये जो होता है किस विटामिन के कमी से होता है। ठीक है ना? हालांकि जीरप्थोल्मिया लिखा रहता पूरा का पूरा, तो ये आपका किस विटामिन के कमी से होता है? तो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो जैसे कि आपका अच्छे से नहीं दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे जो प्रॉब्लम होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब क्या, जो दिखाई अच्छा से नहीं देता है ना, उससे संबंधित जो भी रोग होगा आंख से, वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब आंख संबंधी आपका, आंख संबंधी दिखाई, दिखाई न देना। ठीक है, दिखाई देना मतलब आंख से संबंधित दिखाई न देना, या ऐसे लिख लीजिए इसको, इससे ज्यादा अच्छा होता है। ये लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, नाइट, नाइट ब्लाइंडनेस।
मतलब ये जो प्रॉब्लम होता है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी कमी से क्या होता है, क्या होता है बताइए? विटामिन के की कमी से आपका क्या होता है कि प्लेटलेट का कमी हो जाता है, मतलब खून का, रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का ना जमना। क्या होता है आपका? रक्त का थक्का थक्का न जमना। समझ गया बात को? और विटामिन डी के कमी से क्या होता है? इधर देखिए, जो विटामिन डी है ना, डी के कमी से बच्चों में आपका क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। क्या? किसमें? बच्चों में। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स नामक क्या होता है आपका? प्रॉब्लम होता है बच्चों में, ठीक है ना? ये क्या होता है? रिकेट्स जो होता है आपका, रिकेट्स जो होता है, ये रोग जो होता है बच्चों में, ये किसके कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है ना? किसके कमी से? विटामिन डी के कमी से। ये रोग है, ठीक है ना? ये आपका एक रोग है, ठीक है? जो किसके कमी से होता है आपका? विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना? विटामिन ए की कमी से होने वाला है, ठीक है? चलिए, ये बाकी भी आपको याद रखना। विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का न जमना, विटामिन डी की कमी से बच्चों में आपका रिकेट्स नामक रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या आपका जीरोक्सिस नामक आपका रोग होता है, ठीक है ना? तो क्या मतलब ये एक टाइप का आपका बीमारी है ना, रोग है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस में आपको नहीं दिखता, उसी टाइप से आपका ये भी एक बीमारी है, ठीक है? जो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित युग में से आपका किन भौतिक राशियों का समान आपका डायमेंशन नहीं है? तो चलिए देखते हैं। फोर्स का आपका क्या होता है? तो न्यूटन। और प्रेशर के क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी का आपका समान नहीं है। वर्क और एनर्जी दोनों का क्या होता है आपका? तो आपका जूल होता है, ठीक है ना? जूल होता है। इम्पल्स और मोमेंट का दोनों का क्या होता है? एम इंटू में भी, यानी कि आपका केजी मीटर, क्या होता है आपका? केजी मीटर पर आपका सेकेंड होता है। तो दोनों का समान होता है। जबकि आपका इसका न्यूटन होता है और इसका आपका प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसी का आपका समान नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन देखिए, ये आपका यकीन बैच है आपका मतलब पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए, और इसमें आपको पूरे सिलेबस बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। मतलब जितना भी आपका सब्जेक्ट है अलग अलग स्पेशल टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और इसमें आपको सब कुछ, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस, करंट अफेयर, सब कुछ जितना भी चीज है, ऑल पेपर आपको अच्छे से तैयारी इसमें कराया जाएगा। यह ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है ना? तो ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, वरना अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। करा यदि एक आपका यानी कि लड़का समान रफ्तार से चल रहा है, ठीक है? यानी कि चल रही समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद को हवा में फेंकता है। देखिए, मतलब ट्रेन आपका समान से चल रहा है, ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में आपका बैठा हुआ है, एक गेंद को क्या करता है? हवा में ऐसे फेंकता है, ठीक है? जब गेंद को हवा में फेंकता है तो गेंद जाकर के कहाँ आएगा? तो उसके हाथ में ही गिरेगा। यही आपका जड़त्व का नियम है। ये किसका नियम है? ये आपका जड़त्व का नियम है। किसका नियम है? जड़त्व का आपका नियम है। ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। वो कहाँ जाकर के गिरेगा? उसके हाथ में ही गिरेगा, ठीक है? हाँ, ये बैच आपका ऑनलाइन में भी, यकीन बैच ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, मिनिमम कॉस्ट के साथ और बेहतर क्वालिटी के साथ आपका ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। देखिए, करा धावक में आपका, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? देखिए, सबसे पहले बात यहाँ समझिए। मान लीजिए कि ये आपका कोई भी ट्रैक है, ठीक है ना? ये कोई भी आपका ट्रैक है, या एक ही बनाते हैं, दो क्यों बना? ट्रैक मान लेते ये बना दिए। अब इसका मान लीजिए सेंटर होगा, ये आपका रेडियस हो गया इसका सेंटर। तो अगर कोई भी चीज ट्रैक पे चलेगा, चाहे कोई आदमी दौड़े चाहे कोई गाड़ी चले, तो दो फोर्स लगेगा, एगो अंदर के तरफ, एगो बाहर के तरफ फोर्स लगेगा। अंदर के तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और बाहर लगता है इसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय
अपकेंद्रीय आपका बल होता है, ठीक है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और जो अंदर की तरफ लगता है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। समझ गए बातों को? देखिए दोनों का आपका फॉर्मूला समान होता है, ठीक है ना। एम वी स्क्वायर बटे में आर होता है। ये भी क्या होता है? जिस वेग से ये जा रहा है, ये भी क्या होता है? जिस भी वेग से ये जा रहा है। ये आर क्या है? तो इसका रेडियस। और एफ क्या है? तो ये फोर्स जो लग रहा है बाहर या अंदर। और एम क्या है? जो यहाँ द्रव्यमान है ना, उसका ये मास है। एम क्या है? इस द्रव्यमान का आपका मास है। समझ गए बातों को? समझ गए ना? ठीक है। अगर यहाँ पे मान ली कि अगर एंगुलर वेग से घूम रहा है ओमेगा से, तो v इक्वल टू में आर ओमेगा होता है। ये भी ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। तो अगर जरूरत हुआ तो इसका वैल्यू को पुट भी कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो मौत के कुआं में जो होता है आपका, ये कौन सा फोर्स लगता है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स। कहाँ पे आपका? मौत के जो आपका कुआं होता है ना, देखिए मेला में होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया। क्या हो गया आपका? वॉशिंग या कपड़ा धोने वाला, कपड़ा आपका धोने वाला मशीन, कपड़ा धोने वाला मशीन। और दूसरी बात क्या? ये कपड़ा धोने वाला मशीन हो गया। और क्या? तो जैसे कि दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन। किससे आपका? दूध से क्रीम, क्रीम आपका निकालने वाला मशीन। दूध से क्या आपका? क्रीम निकालने वाला मशीन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इस दोनों एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल ड्यू टू आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ ये बल लगना ड्यू टू आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि द्रव में आपका आंशिक या पूर्णतः डूबा हुआ किसी ठोस द्वारा प्राप्त आपका क्या उछाल की मात्रा पर निर्भर होता है। कह रहा द अमाउंट ऑफ आपका बायोन्सी ऑब्टेन्ड बाय आपका सॉलिड पार्टिकल और आपका फुल्ली क्या सबमर्ज पार्टिकल होना चाहिए ना, हाँ। द अमाउंट ऑफ आपका बायोन्सी बायोन्सी अटेंड बाय आपका सॉलिड पार्टिकल और आपका क्या फुल्ली इमर्ज आपका क्या फ्लूइड डिपेंड ऑन द फ्लोइंग। अरे इधर समझिए इस क्वेश्चन को, इधर समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, या कोई भी एक पोखर है, कुछ ले लीजिए। इसके अंदर मान लीजिए पानी डाल दीजिए, पानी डाल दिए भर के। इसमें आप दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट डालिएगा ना, तो चाहे ये पूरा डूब जाए ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये चाहे आपका क्या हो जाए यानी कि पूरा डूब जाए, ये पूरा डूब जाए, चाहे छता जो कुछ भी हो, ये जितना इसका भार होगा ना, जितना इसका भार होगा उतना ही नीचे से इसके ऊपर बायोन्सी आपका फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? बायोन्सी। और इसको जब इसमें मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, तो जब इसमें डाले ना, तो जितना इस वस्तु का भार होगा उतना ही बराबर आपका पानी नीचे आ जाएगा। समझ गए बातों को? तो कितना वाटर को रिप्लेस करेगा? विस्थापन कितना पानी को करेगा? जितना इस वस्तु का भार होगा उतना पानी का विस्थापन करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पानी जो आपका पानी का विस्थापन, विस्थापन कितना होगा? तो पानी का विस्थापन वस्तु के भार के बराबर हो। कितना होगा? वस्तु के भार, भार के बराबर, बराबर वस्तु के भार के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए दीजिए आंसर दीजिए। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय आपका सॉलिड, तो ठीक है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया बातों को? अगला देखिए, अगला कह रहा है क्या आपका? कह रहा है ऑटोमाइजर, ऑटोमाइजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑटोमाइजर जो आपका वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पे करता है? हम तो आप केंद्रीय बताए। अरे हम क्या बताए हैं? देखिए हम नहीं बताए। देखिए आप केंद्रीय ही तो लिखे हैं, या कपड़ा धोने वाला और वॉशिंग मशीन, दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन, आप केंद्रीय ही तो बोले हैं, सेंट्रीफ्यूगल। अरे तो हम तो वही बोले हैं, हम हटले थोड़े बोले हैं। देखिए तो किस प्रिंसिपल पे कह रहा है कि
एटोमाइजर जो होता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये बर्नौली के थ्योरम पे आपका वर्क करता है। और बर्नौली थ्योरम जो है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। किस पे? आपका एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के आपका सिद्धांत पे, ठीक है ना। यहाँ पे पास्कल, देखिए पास्कल जी क्या बताते हैं कि अगर कोई भी बंद कंटेनर है ना, अगर कोई भी बंद कंटेनर है, इसके अंदर अगर मान लीजिए कि लिक्विड लगा हुआ है और इसको हम प्रेशर फोर्स लगाते हैं ना, तो इसमें जो भी प्रेशर डेवलप होगा ना, ये सभी साइड में आपका इक्वल लगेगा, ठीक है। तो पास्कल का नियम बंद कंटेनर पे काम आपका करता है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ये सब पास्कल के नियम पे काम करता है। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आपका ये पीवी इक्वल टू में क्या होता है? एनआरटी होता है, जहां पे पी आपका क्या है? प्रेशर है। वी क्या है आपका? तो वॉल्यूम है, यानी कि आपका आयतन है। एन क्या है? तो नंबर ऑफ आपका मोल्स है, क्या है? मोल्स है। आर क्या है? तो आपका ये गैस कांस्टेंट है, क्या आपका? गैस कांस्टेंट है। और ये क्या आपका? टेम्परेचर है। किसमें टेम्परेचर है? केल्विन में है। टेम्परेचर आपका किसमें है? केल्विन में है डियर, ठीक है ना। एटोमाइजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आपका क्या? एटोमाइजर बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो आपका क्या? एनर्जी कंजर्वेशन आपका होता है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका बी। बी इधर हो जाएगा, बी इधर नहीं है, इधर सी है। बी आने की क्या हो जाएगा आपका? बर्नौली पर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बर्नौली पर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आपका नहीं है? तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कौन नहीं है से बताना है। तो देखिए आपका विद्युत का पंखा जो होता है ना, ये आपका चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद आपका टेलीफोन रिसीवर होता है, ये भी होता है, लेकिन कार्बन आपका माइक्रोफोन नहीं होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए कोई भी अगर मैग्नेट है ना, कोई भी अगर मैग्नेट है, ठीक है, तो इसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ पोल से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पोल पे आपका ये जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ से निकल रहा है? आपका नॉर्थ पोल से निकल रहा है। और किस पोल पे जा रहा है? साउथ पोल पे, बाहर में। लेकिन अंदर में आपका क्या होता है? ये साउथ पोल से आपका निकलता है और नॉर्थ पोल की तरफ आपका जाता है। और ये है आपका क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या आपका? मैग्नेटिक आपका फील्ड आपका लाइन है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। ये क्या करता है? कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है क्या? अति चालक दिखाता है। अति चालक क्या दिखाता है आपको बताना है, यानी कि सुपर कंडक्टर क्या दिखाता है? तो ये आपका पैरामैग्नीशियम को दिखाता है। किसको दिखाता है? पैरामैग्नीशियम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ तीन चीज का एग्जाम्पल याद रखिए। देखिए एक आपका क्या होता है? तो आपका पैरामैग्नेटिज्म। क्या होता है आपका? इसका उदाहरण क्या क्या होता है सर, ये बताइए। पैरामैग्नेटिज्म का आपका एग्जाम्पल होता है सोना, चांदी। सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा, तांबा, बिस्मथ। ये सब क्या होता है? एग्जाम्पल होता है किसका? पैरामैग्नेटिक का। एक आपका होता है डाई मैग्नेटिक। क्या होता है आपका? डाई मैग्नेटिक। डाई आपका मैग्नेटिक। क्या होता है आपका? डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक का एग्जाम्पल क्या होता है समझिए। जो डाई मैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है, ये आपका क्या होता है? प्रतिचुंबी नहीं, पैरामैग्नेटिक का ये नहीं। एक मिनट, डाई मैग्नेटिक का ये होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए ब्रदर। डाई मैग्नेटिक आपका एग्जाम्पल इधर लिख लीजिए। डाई मैग्नेटिक आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। डाई मैग्नेटिक आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा।
पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना, और उसके बाद आपका सोडियम, सोडियम हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका हो जाएगा, सोडियम हो गया, आने की ऑक्सीजन हो गया, सोडियम मैग्नीशियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या जाएगा सोडियम मैग्नीशियम प्लेटिनम, अल्युमिनियम, एल्यूमिनियम आपका, ये सब किसका उदाहरण है, तो पैरामैग्नेटिक का। एक होता आपका फेरोमैग्नेटिक, यहाँ देखिए 3 में आपका फेरोमैग्नेटिक, क्या होता है आपका फेरोमैग्नेटिक, इसका उदाहरण क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक का क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक का आपका आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, और आपका निकल होता है। तो इस तीनों का उदाहरण याद रखिएगा, ज्यादातर फेरोमैग्नेटिक का पूछा जाता है क्योंकि इसका कम होता है, ठीक है ना। नवीन सर का नंबर दीजिए, बात करना है, अगर दे सकते हैं तो आपका, तो आपको सर से बात करना है ना, तो प्लेटफॉर्म का जो नंबर है ना उसी नंबर पे करिएगा, 11 बजे के आसपास दिन में सर से बात हो जाएगा, ठीक है ना। सर से बात करना है ना, तो ये जो प्लेटफॉर्म कोचिंग का नंबर है ना भिखना पहाड़ी का, 11 बजे के आसपास आप कॉल करिएगा उस नंबर पे, सर रहते हैं ऑफिस में, आपको स्टाफ बात करा देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे डियर बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना, आपको पता है डायरेक्टर सर का नंबर बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता ना, ठीक है, आप समझदार है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, आप वहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा, आपका जेन्युइन समस्या होगा तो सर सबसे बात करते हैं, ठीक है ना, सर सबसे बात करते हैं, जिसका भी प्रॉब्लम होता है जेन्युइन प्रॉब्लम होता है सबसे बात करते हैं, आपसे भी बात कर लेंगे। देखिए अगला आपका क्या कि प्रकाश की आपका विवर्तन परिघटना दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो प्रकाश आपका क्या है, एक अनुप्रस्थ आपका प्रकृति का है, कैसा आपका अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ आपका तरंग है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव है। देखिए जो आपका लाइट होता है ना, यानी कि लाइट इसका नेचर कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा होता है, कैसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, यानी कि विद्युत चुंबकीय के जैसा इसका नेचर होता है, ठीक है, यानी कि आपका कैसा होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये कैसा होता है अनुप्रस्थ आपका तरंग होता है, मतलब इसका वेव का डायरेक्शन और कण का डायरेक्शन एक दूसरे को 90 डिग्री पर होता है, यानी कि ये आपका वेव का डायरेक्शन होता है, और ये किसका होता है आपका कण का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन यानी कि पार्टिकल का। ये वेव आपका कैसे चलता है, तो इस तरीके से चलता है जो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो टेस्ट का रिजल्ट कब, टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है एक दिन बाद आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका साइंस का डिस्कशन था डियर, अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है कितना आपका टोटल 7 होता है, कौन होता है सर, गामा होता है, एक्स होता है, यूवी होता है, विजुअल होता है, इंफ्रा, माइक्रो, और तब आपका रेडियो होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है, इस 7 को आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका होता है। अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, जबकि गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। तो साइंस का आपका डिस्कशन खत्म हो गया, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद।